हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 6 के साथ सेट नंबर 6 में जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आर्ट्स सब्जेक्ट्स और करंट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 6 का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ही हम लोग का जीके का है, और इस क्वेश्चन में पहला, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रतियोगिता या कप या ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है? आगा खां कप दिया हुआ है, ध्यानचंद ट्रॉफी दिया गया है, मुरगप्पा गोल्ड कप दिया गया है, और सी ऑप्शन है ईरानी कप। देखिए, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, मुरगप्पा गोल्ड कप, ये सब हॉकी से संबंधित है, और ईरानी कप जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है। ईरानी कप क्रिकेट का कप है, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए हम लोग का आंसर यहां पर सी होगा। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन ईरानी कप होगा। ईरानी कप क्रिकेट का कप है, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का, इधर लगातार क्वेश्चन आपका जीके का ही शुरू में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, हेडक्वार्टर एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ संगठन दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी लंदन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। इसमें कौन सा संगठन जो है वो अपने मुख्यालय से सही रूप से सुमेलित नहीं है? यही हम लोग को देखना है। और इसमें अभी आंसर हम लोग का सी होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो लंदन में नहीं है। ये इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में नहीं है, ये मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, इसलिए ये आपका गलत होगा, यानी सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि लंदन दिया हुआ है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर हम लोग का सी डिसाइड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। और फिर तीसरा क्वेश्चन भी जीके का है। न्यायबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ तथा सिजदा या पैबोस की प्रथा आरंभ करवाया। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक साथ 2-3 चीज दिया हुआ है। नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन, फारसी त्योहार नौरोज को शुरू करना, और सिजदा पैबोस की प्रथा को शुरू करना, ये किसके द्वारा हुआ या किससे संबंधित? ये सब बातें हैं, किसने ये शुरू किया? और आपके ऑप्शन में है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब के सब जो ऑप्शन है वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंशों का शासन रहा। ये हम लोग जानते हैं, आप जानते हो, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंशों का क्रम जो है वो गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, खिलजी, फिर तुगलक, और फिर सैयद और लोदी। तो 5 वंशों का शासन रहा। और इसमें जो भी नाम है बलबन का, ये गुलाम वंश से संबंधित, इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का। खैर, क्वेश्चन हम लोग का ये है
कि नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में किसने किया, किसने उसको अपनाया, फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ किसने किया, और सिजदा पैबोस की प्रथा आरंभ किसने। देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे पॉपुलर है ये इंफॉर्मेशन कि सिजदा पैबोस की शुरुआत किसने की। तो सिजदा पैबोस की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा पैबोस की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। आंसर हम लोग का ए होगा, बलबन गुलाम वंश का एक शासक, एक प्रभावशाली शासक रहा। बलबन का जो शासन काल है वो 1265 से लेकर के 1287 तक, 1265 से 1287, याद रखिएगा 1265 से 1287 ये बलबन का शासन काल है। मैं यहां पर थोड़ा टाइम आपका इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और बलबन के पहले जो शासक था वो नासरुद्दीन महमूद था, नासरुद्दीन महमूद शाह या नासरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 था। नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन बना, नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन बना। और नासरुद्दीन महमूद बहुत ही एक तरह से शांत प्रकृति का शासक था। बलबन अपनी पुत्री का शादी नासरुद्दीन महमूद से कर दिया था, यानी राजकाज पर पूरी पकड़ बलबन की थी। बलबन नासरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था, जो उस समय पद कहा जाता था नायबे ममलिकात। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नायबे ममलिकात तरह से प्रधानमंत्री होता था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वो हेड होता था। तो बलबन नासरुद्दीन महमूद शाह के समय नायबे ममलिकात पद पर आसीन था और पूरी तरह से प्रशासन पर बलबन की पकड़ थी। नासरुद्दीन महमूद शाह बलबन के मनमाने से थोड़ा खींच हो गया और बलबन को नायबे ममलिकात पद से वो हटा दिया था। लेकिन बलबन की पकड़ इतनी बड़ी ज्यादा थी प्रशासन पर कि जो नया नायबे ममलिकात बना था, वो रायहन था और उसकी हत्या बलबन करा देता है और फिर बलबन गद्दी पर फिर नायबे ममलिकात बन जाता है। बाद में बलबन नासरुद्दीन महमूद को भी साइड करा देता है, जबकि उसका वो दामाद था, उससे अपनी बेटी का शादी किया था, लेकिन कहा जाता है उसकी भी वो एक तरह से हत्या कर देता है और उसके बाद बलबन खुद गद्दी पर आ जाता है। तो व्यक्तिगत गुणों की तरह अगर देखा जाए, नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो बलबन अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन प्रशासन पर पकड़ के लिए बलबन बहुत काम किया और बलबन एक प्रभावशाली शासक हुआ। बलबन जो पहले से चहलगनी प्रथा चला आ रहा था, 40 तुर्कों के जो परिषद था उसको वो भंग करा दिया। यह भी क्वेश्चन आता है चालीसा को शुरू कौन किया, तो इल्तुतमिश, और चालीसा को समाप्त कौन कराया, तो बलबन। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चालीसा का गठन एक काउंसिल था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चालीसा का गठन किसके द्वारा, या चालीसा का गठन चहलगनी भी बोलते हैं, उसका गठन किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा। और चहलगनी या चालीसा को समाप्त कराने वाला कौन हुआ या करने वाला कौन हुआ, तो बलबन। बलबन राज्यत्व के सिद्धांत को लेकर के गद्दी पर आया, यानी राज्यत्व के सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि राजा ही सर्वोपरि है, राजा के ऊपर कोई नहीं है और राजा किसी भी नियम से गाइडेड नहीं है। तो राज्यत्व के सिद्धांत को लेकर के आया। नासरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को एक उपाधि दिया था उलुग खान का। उलुग खान का मतलब होता है महान खान। उलुग खान का उपाधि किसे मिला था, उलुग खान का उपाधि किसे मिला था, बलबन को। और उलुग खान का उपाधि बलबन को कौन दिया था, नासरुद्दीन महमूद दिया था, जिसका वो नायबे ममलिकात था। बलबन नायबे ममलिकात था, प्रधानमंत्री था, और बलबन को नासरुद्दीन महमूद उपाधि दिया था उलुग खान का। उलुग खान का मतलब होता है ग्रेट खान। बलबन अपने से एक उपाधि लिया था जिल्ले-उल्लाह। जिल्ले-उल्लाह का उपाधि बलबन लिया था। बलबन उपाधि लिया था जिल्ले-उल्लाह, और जिल्ले-उल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का प्रतिबिंब। अल्लाह का प्रतिबिंब, कहीं अल्लाह का छाया भी बोला जाता है।
तो इमेज ऑफ अल्लाह ये उपाधि वो लिया था। उस उपाधि को क्या कहा जाता है? जिल्ले अल्लाह, बलबन जिल्ले अल्लाह का उपाधि लिया था। ये याद रखोगे बाबू, बहुत बार पूछा है। जिल्ले अल्लाह का उपाधि बलबन अपने को धारण किया था, अपना उपाधि रखा था। जिल्ले अल्लाह अपने को कहा था, जिल्ले अल्लाह वो बोला था हम साक्षात अल्लाह के प्रतिबिंब हैं, हम किसी भी नियम से गाइडेड नहीं है, हम खुद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह और गॉड ऑन द अर्थ है। इस तरह से यानी राज्यत्व के सिद्धांत को कड़ाई से लिया था। दो तीन बातें याद रखोगे। चालीसा को खत्म किया, जिल्ले अल्लाह का उपाधि लिया, उलूग खान का उपाधि उसको मिला था, वो नासरुद्दीन महमूद का पहले नायब ममलिकात था। मंगोलों के विरुद्ध बलबन बड़ा सख्त था, मंगोल आक्रमणकारियों के विरुद्ध बड़ा सख्त था, और मंगोलों के विरुद्ध अपना जो पॉलिसी वो अनाउंस किया था, और वो बोला था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वो दिया था। लौह रक्त की नीति किसके खिलाफ? लौह रक्त की नीति बलबन किसके खिलाफ दिया था? तो मंगोलों के खिलाफ। यानी मंगोल अपने प्रशासन को वो इंस्ट्रक्ट कर चुका था, वो अपने प्रशासन को संदेश दे चुका था कि मंगोलों के प्रति किसी भी तरह का मर्सी, किसी तरह का छूट नहीं। मंगोलों को देखो, मंगोल आक्रमणकारी को देखो तो सीधे मारना है। तो लौह रक्त की नीति बलबन मंगोलों के विरुद्ध जारी किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहां देखो जो क्वेश्चन है उसी से मैं थोड़ा सा अलग हट गया। सिजदा पैबोस बलबन अपने कोटियस के सामने, अपने दरबारियों के सामने हमेशा अपने को सर्वोच्च दिखाना चाहता था, और इसके लिए वो कोर्ट में, अपने दरबार में सिजदा पैबोस प्रथा दिया था। सिजदा पैबोस उसमें था कि अगर आप कोर्ट में आ रहे हो तो बलबन जिस कारपेट पर गया है उसको चूमना है, कोर्ट से जब बाहर जाना है तो सिजदा करते हुए निकलना है। तो सिजदा पैबोस जिसको गैर इस्लामिक प्रथा माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में सभी को बराबर का, खास करके इस्लाम में जितने मुसलमान हैं सबको बराबर समझा जाता है, और इस तरह की प्रथा को गैर इस्लामी माना जाता है। लेकिन बलबन अपने कोर्ट में बड़ा भव्य कोर्ट बनाया था, बड़ा भव्य दरबार उसका था, और अपनी सर्वोच्चता, अपना गौरव दिखाने के लिए, और जो लोग भी हैं उनकी मेंटालिटी हो जाए कि बलबन हमसे काफी ऊपर का चीज है, और इसके लिए वो कोर्ट में सजदा पैबोस प्रथा शुरू किया था। बहुत सारी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट जो था वो मैं बताया। और देखो दिल्ली सल्तनत, जो भी शासक, पहले दिल्ली सल्तनत में भाई 5 वंश हुआ, 5 वंश में कौन कौन शासक हुआ उसका एक ऑर्डर याद कर लो, और किसके द्वारा इंपॉर्टेंट क्या क्या काम किया गया वो याद करो, फिर क्वेश्चन बड़े आराम से पकड़ाता है। इस तरह से इस पे थोड़ा हमने बताया, और बलबन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बलबन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने बताया। यहां क्वेश्चन है सिजदा पैबोस की प्रथा आरंभ किसने किया था? बलबन का आपका शासन काल हमने बताया। बलबन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज था कुछ वो हमने आपको के सामने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ शासक दिया गया है, एक नजर से देखने पता चलता है यह हमारा प्राचीन काल और पूर्व मध्य काल के शासक है। एक तरफ शासक दिया गया है, एक तरफ उसका कार्य दिया गया है। फिर देखना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, सही मैच्ड नहीं है। गोपाल, ये गोपाल और धर्मपाल, इसमें दो दिख रहा है, दोनों पाल डायनेस्टी का, दोनों पाल वंश के, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पाल वंश का महानतम शासक धर्मपाल। पाल वंश का महानतम शासक धर्मपाल और पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ये 8वीं सदी के मध्य में ये वंश, ये खास करके बंगाल क्षेत्र का, उसमें बिहार भी, बंगाल बिहार क्षेत्र के का ये राजवंश था, और इनका प्रतिहारों के साथ और साउथ का राष्ट्रकूट, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनका संघर्ष चलता था। तो खास करके कन्नौज के लिए त्रिगुटीय संघर्ष, ये याद रखोगे, जीएस में एक बार नहीं कितना बार पूछा है, त्रिगुटीय संघर्ष किनके बीच, त्रिगुटीय संघर्ष किनके बीच और किस जगह के लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज का उस समय पूर्व मध्यकाल में और उसके पहले भी कन्नौज का बहुत व्यापारिक महत्व था, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तो इनके समकालीन जो वंश थे जिनका कन्नौज के लिए
संघर्ष चला, वो एक तरफ प्रतिहार। तो प्रतिहार आप कहो, थोड़ा यहां पर देखोगे, प्रतिहार ये हम बात कर रहे हैं कब की, 8वीं सदी के मध्य की, 8वीं सदी के मध्य की, 8वीं सदी के मध्य की, यानी 750 से। आप देखो एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, 750 उसके पहले हर्षवर्धन महत्वपूर्ण रहा, हर्षवर्धन महत्वपूर्ण रहा, जस्ट पहले नहीं, 650 से 750, तो 650 के पहले हर्षवर्धन, 650 से 750 उत्तर भारत में, 650 से 750 के काल को उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता का काल कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता का काल, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम इन नॉर्थ इंडिया, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम इन नॉर्थ इंडिया, 650 से 750, 100 वर्ष के इस पीरियड को पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड नॉर्थ इंडिया में कहा गया। क्यों? क्योंकि कोई बहुत महत्वपूर्ण वंश का शासन उत्तर भारत में उस समय नहीं था। उसके पहले किसका था? पुष्यभूति वंश का, जिसको वर्धन वंश भी कहोगे, पुष्यभूति वंश का, और उसका महान शासक कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कोई बहुत प्रभावशाली शासक नहीं दिखता है। और उसके बाद फिर जो उत्तर भारत के दो जो शक्ति होता है, एक प्रतिहार, तो प्रतिहार उत्तर पश्चिम से उत्तर मध्य प्रतिहार, और इधर आप करोगे उत्तर मध्य से उत्तर पूर्व पाल, और साउथ में आ जाओ राष्ट्रकूट और इन कन्नौज एक जगह, कन्नौज के लिए इन तीनों शक्तियों के बीच एक संघर्ष चलता था, जिसको त्रिगुटीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिगुटीय संघर्ष किसके किसके बीच में? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। पाल किधर? उत्तर पूर्व बंगाल बिहार का क्षेत्र और मध्य तक, कन्नौज तक के जाने का। कन्नौज कहां? उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व पाल, उत्तर पश्चिम उत्तर मध्य, साउथ में राष्ट्रकूट। तो ये त्रिगुटीय संघर्ष कन्नौज के लिए। हम बात क्या कर रहे हैं? हम लोग को शासक और ये कार्य, यहां पर पाल की बात आ गई थी, उस पर हमने कहा। और पाल जो डायनेस्टी है, बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षक के रूप में, अगर किसी बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक वंश के रूप में अगर किसी का नाम आएगा, लास्ट पैट्रोनाइजर डायनेस्टी ऑफ बुद्धिज्म के रूप में अगर किसी का नाम आता है, तो पाल का आता है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग को क्वेश्चन जो है, ये शासक और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुमेलित देखना है, कौन गलत है वो चुनना है। पहले उसको हम लोग चुन ले। तो गोपाल पाल वंश का पहला हुआ और 750 में गद्दी पर आया। गोपाल को निर्वाचित शासक भी कहा जाता है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल सुमेलित है। चंद्रगुप्त मौर्य, पहले चले जाइए, काफी पहले 322-324 ईसा पूर्व। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये थोड़ा रुकिएगा, ये सुमेलित नहीं है। धर्मपाल जो पाल वंश का महानतम शासक, विक्रमशिला, ये सही है, ये सही है। कुमार गुप्त, गुप्ता डायनेस्टी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, एकदम सही है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला ये सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही हमें चुनना है। तो आंसर हम लोग का ये होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास का एक गौरव, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, ऐसा नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में तो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर गुरु कौटिल्य शिक्षा लिए थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का वास्तव में कौन संस्थापक था यह स्पष्ट नहीं है, यह प्राचीन। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का संबंध कौटिल्य से रहा है, विष्णु, जिनको कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो कौटिल्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, या उसके द्वारा वो स्थापित है, यह सुमेलित नहीं है। हाँ, उससे संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का अस्तित्व था, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना या उसके द्वारा यह स्थापित ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर यह गलत जो है, चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए। वह राज्य जो
अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जो किसी विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पिछले किसी डिस्कशन में हम इसकी बात भी थोड़ा किए थे। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, किसी विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। और किसी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितने निर्धारित करना है? 60। तो किसी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम 500। यहां हमारा क्वेश्चन है, और ये किस बात में? विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम न्यूनतम, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 170 में। उसी तरह से आर्टिकल 170 विधानसभा से संबंधित और आर्टिकल 171 जो है वो विधान परिषद की संरचना से है। 171 और 171 में यह बताया गया है कि विधान परिषद में अधिकतम कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है, जो एक डिस्कशन में मैं बताया भी था। यहां पर हम लोग सुन रहे हैं वो जो क्वेश्चन है, वह राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जो किसी विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर 60 से कम सदस्य है, वो है सिक्किम। इसमें जो दिया गया वो है सिक्किम। और सिक्किम में सिक्किम विधानसभा की सदस्य संख्या 32 है, जो इस नियम का अपवाद है। मैं पिछले डिस्कशन में कभी बताया था कि 60 न्यूनतम 60 का अपवाद उपलब्ध है। ठीक है, तो सिक्किम विधानसभा की सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या, उसका स्ट्रेंथ जो है वो 32 निर्धारित है, जबकि नियम कहता है आर्टिकल 170 के तहत यह नियम कहता है कि किसी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। न्यूनतम 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका अपवाद उपलब्ध है। और इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सिक्किम का स्ट्रेंथ जो है वो 32 निर्धारित है। तो यहां पर ये हुआ। फिर एक बार मैं बता दिया, विधानसभा में अधिकतम न्यूनतम की बात कहां? 170 में। विधान परिषद में अधिकतम न्यूनतम की बात कहां? आर्टिकल 171 में। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 विधान परिषद लेजिस्लेटिव का कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष पर? वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? यह क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष, चौथे वर्ष? आंसर होगा बाबू 5वें वर्ष। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो 280, आर्टिकल 280। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन किस बात के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा पर रिपोर्ट देने के लिए। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा किस रूप में होगा, इस पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग गठित होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग में कुल 5 लोग होते हैं। वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। 5 व्यक्ति होते हैं वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। एक अध्यक्ष तो एक ही होगा ना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। 4 अन्य सदस्य जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। अन्य सदस्य 4 अन्य सदस्य। तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा पर रिपोर्ट देने हेतु होता है। वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त होकर आगे मिल जाती है तथा शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त होकर आगे जाके फिर मिल जाती है और शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है? और वो नदी है कावेरी। वो नदी है कावेरी। तो याद रखना है, शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण किसके द्वारा? कावेरी के द्वारा। कावेरी नदी, कावेरी नदी। और आप देखोगे कावेरी नदी के बारे में एक बार हम बात किए थे कि कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कंफ्यूजन कहीं गोदावरी और कावेरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा तो कावेरी को। कावेरी ये प्रायद्वीपीय भारत के नीचे की नदी है। इसका उद्गम पिछले डिस्कशन में भी बताया था, इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और एक और चीज, कावेरी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है, सदा नीरा नदी, जिसमें हमेशा जल रहता है। वो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी कावेरी है जो सदा नीरा नदी है। सदा नीरा यानी हमेशा, नीर माने पानी, हमेशा जिसमें पानी रहे। क्योंकि ये उत्तर भारत की गंगा यमुना ये सब हिमालय से आते हैं तो भाई उसमें तो पानी रहता है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में कावेरी एक ऐसी नदी है जो सदा नीरा नदी है। इसमें वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होने वाली वर्षा से पानी इसमें रहता है और उत्तर पूर्व मानसून से होने वाली वर्षा से भी इसमें पानी इकट्ठा होता है। तो ये सदा नीरा है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कावेरी का जो द्रोणी है, कावेरी का जो बेसिन है वो तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, कर्नाटक में है और केरल में है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक से, लेकिन कर्नाटक में इसका बेसिन कम है। इसके पूरा जो द्रोणी क्षेत्र है उसमें मात्र 4% ही कर्नाटक में है। इसका अधिकांश, कावेरी का अधिकांश द्रोणी क्षेत्र कहां है? तो तमिलनाडु में, पुडुचेरी में भी, तमिलनाडु पुडुचेरी में इसका अधिकांश द्रोणी क्षेत्र है। यानी लगभग मोर देन 50%, यानी 55-56% इसका जो बेसिन है वो तमिलनाडु में। कर्नाटक में मात्र 4% और नहीं सॉरी, केरल में मात्र 4%, केरल में मात्र 4%। फिर से आप देखोगे कावेरी का ज्यादा द्रोणी क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु पुडुचेरी एरिया में है, जो 55% के आसपास, यानी उसका पूरा बेसिन का 55% तमिलनाडु पुडुचेरी में। कर्नाटक में लगभग 40% और सबसे कम इसका केरल में है, सबसे कम इसका केरल में है। फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका कावेरी का ज्यादा द्रोणी कहां है, ज्यादा इसका क्षेत्र कहां है, ज्यादा द्रोणी क्षेत्र इसका कहां है? सबसे ज्यादा लिखो, सबसे ज्यादा द्रोणी क्षेत्र इसका कहां है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसके बाद कर्नाटक में, तो तमिलनाडु में हमने क्या बताया? लगभग 55%, इसके टोटल द्रोणी क्षेत्र का 55% तमिलनाडु में। कर्नाटक में लगभग 40% इसका एरिया, कर्नाटक में लगभग 40% और केरल में 4% के आसपास। वो केरल वाला में कर्नाटक बोल दिया था, केरल में लगभग 4%, सबसे कम इसका केरल में है। और इसका उद्गम कहां से? उद्गम कर्नाटक से। उद्गम कहां से? कर्नाटक से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक से। तो कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त होकर आगे मिल जाती है तथा शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है? आंसर होगा कावेरी। और कावेरी को
दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। गोदावरी कावेरी में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसको दक्षिणी गंगा कहो, गोदावरी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहो, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात, स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात किस नदी पर है? स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात किस नदी पर है? ये आंसर आपका होगा कांगो नदी, उसको जारे नदी भी कहते हैं, कांगो नदी, कांगो या जारे नदी। तो सी आंसर यहां पर हम लोग का होगा सी। फिर से इस पर चर्चा करेंगे। स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात किस नदी पर है? कांगो जारे नदी पर। ये कांगो देखो, कांगो देश भी है, कांगो दो कांगो, एक कांगो रिपब्लिक है, एक कांगो है, नीचे में अंगोला है। इन तीनों से ये कांगो नदी संबंधित है। तो कांगो रिपब्लिक, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य एक देश है, कांगो गणराज्य। कहां की बात हो रही है? अफ्रीका महादेश का, अफ्रीका महादेश। कांगो गणराज्य है। इससे यहां पर आओगे, कांगो भी है, कांगो भी एक देश है और कांगो गणराज्य भी है। कांगो गणराज्य को जायरे भी कहते हैं, इस देश को जायरे भी कहते हैं। कांगो गणराज्य और कांगो ये दो देश है अफ्रीका में, दोनों का बाउंड्री भी मिलता है। उसके नीचे अंगोला है, अंगोला, अंगोला भी एक देश है। अटलांटिक से इन लोगों का तट मिलेगा, इसका भी थोड़ा तट मिलेगा, इसका तट मिलेगा, इसका भी तट मिलेगा, अटलांटिक ओशियन से। मैप पे जाके देखिएगा। और इसके नाम से ही एक नदी का नाम है, वो कांगो नदी या जायरे नदी। ये अफ्रीका की सेकेंड दूसरी लंबी नदी है, सबसे लंबी तो नील हो जाएगी। तो कांगो गणराज्य, कांगो, कांगो गणराज्य को जायरे भी बोलोगे, कांगो और फिर अंगोला, इन तीनों से संबंधित ये नदी है। और फिर ये अटलांटिक महासागर में गिरेगी। कांगो नदी कहां गिरेगी? अटलांटिक महासागर में। इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, इन तीनों का तट भी मिलता है और कांगो नदी भी अटलांटिक महासागर में गिरेगी। तो स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात किस नदी पर है? तो कांगो जायरे नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौभाग्य योजना का संबंध किस कार्य से है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं उससे भी क्वेश्चन हम लोग का रहता है। और यहां क्वेश्चन है कि सौभाग्य योजना का संबंध किस कार्य से है? पहला दिया है विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं में शिक्षा का प्रोत्साहन, गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और गरीब लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता। सौभाग्य योजना, ये आंसर इसमें सी होगा। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने का जो एक योजना केंद्र सरकार का है वो सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का योजना है और इस योजना को 2017 में शुरू किया गया। सौभाग्य योजना की शुरुआत गरीब परिवारों को फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने का ये प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में और टारगेट रखा गया था 2019 तक सभी गरीबों को इलेक्ट्रिक कनेक्शन फ्री में दे दिया जाएगा। और रिपोर्ट कहता है कि इस टारगेट को अचीव कर लिया गया है। तो सौभाग्य योजना का संबंध किस कार्य से है?
गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। फिर हम लोगों का क्वेश्चन मिलेगा आपको 12 नंबर। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया? चंपारण, वारदोली, असहयोग और अहमदाबाद आंदोलन। तो इसमें आंसर होगा अहमदाबाद आंदोलन। और फिर इस पे हम लोग बात करें चंपारण आंदोलन। आप जानते हो चंपारण आंदोलन, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय और सब लोग जानता है। जो भी तैयारी आप कर रहे हो तो चंपारण आंदोलन जानते हो। गांधी जी का भारत में 2015 में गांधी जी भारत है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह, पहला कोई मूवमेंट अगर चला तो चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती कराई जाती थी। और नील की खेती से क्या था कि जमीन बैरन हो जाता था, यानी बंजर हो जाता था। लगातार अगर कृषि उस पर नील की होती थी तो वो बंजर हो जाता था। तो ये बड़ा ही कृषक, इससे किसान भागते थे, नहीं करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटेन के टेक्सटाइल मिल के लिए नील की जरूरत थी और वो लोग नील खेती कराना चाहते थे। तो उन्होंने नियम बना दिया था जिसको 3 कठिया कहते हैं। 1 बीघा एक यूनिट होता है जमीन का, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 1 बीघा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती कम से कम करनी होगी। अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो कम से कम 3 कट्ठे पर, कम से कम 3 कट्ठे पर तो नील लगानी ही होगी। उस नील को फिर वो अंग्रेज खरीद लेते थे। तो ये एक प्रॉब्लम था वहां का, चंपारण का। और राजकुमार शुक्ल जो कृषक थे, वो गांधी जी को लखनऊ में जो अधिवेशन था वहां गांधी जी से मिले और गांधी जी से इस प्रॉब्लम के विरुद्ध में कुछ करने के लिए, आंदोलन करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। और गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन। फिर बारदोली, ये बारदोली बाद का है, ये 1917 का हो गया। बारदोली 1928 का है। हाँ, ये बारदोली गुजरात में। यहीं पर एक आपको खेड़ा आंदोलन इसके पास का ही, चंपारण के बाद खेड़ा आंदोलन गुजरात में। एक बार और हम बताए थे, खेड़ा गुजरात, और ये 1918 का। गांधी जी का ये चंपारण आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ। उसके अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल था और मिल के प्रबंधन, यानी मिल मालिक, मिल के मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में तालमेल नहीं हुआ था। किस बात पर? वर्कर हड़ताल पे चले गए थे। मिल के कर्मी हड़ताल पर थे, मिल बंद था। लेकिन प्रॉब्लम दोनों को था, मिल मालिक को भी, मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम था, और जो मिल के कर्मी थे, जो वर्कर्स थे, उनके सामने भी स्थिति खराब हो रही थी। तो गांधी जी इसमें यहां पर अपना हस्तक्षेप किए। गांधी जी यहां गए और फिर इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए गांधी जी ने यहां भूख हड़ताल किया। बाद में वर्कर और मैनेजमेंट दोनों तैयार होता है गांधी जी की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए, और उनकी मध्यस्थता स्वीकार की जाती है। और अहमदाबाद मिल आंदोलन समाप्त होता है। यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था वो समाप्त होता है। और गांधी जी द्वारा उस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए जो आंदोलन चला वो सफल होता है। तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, और उसका परिणाम निकलता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में समझौता हो जाता है और मिल का कार्य फिर शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन, अब जानते हो भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब गांधी जी चंपारण आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो, ये गांधी जी खुद कर रहे थे। कांग्रेस के तरफ से ये कोई रूटीन आंदोलन नहीं था, या कांग्रेस के तरफ से
अधिकृत करा करके गांधी जी को अधिकृत किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी अपने से इन सभी आंदोलनों को लीड किया। उसके बाद कांग्रेस ने गांधी जी को भारत में, गांधी जी को कहा आप अपने नेतृत्व में कोई आंदोलन शुरू करें, और फिर गांधी जी के आंदोलन में कांग्रेस की ओर से जो पहला आंदोलन होता है वो असहयोग आंदोलन होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, जो 1920 में स्टार्ट हुआ। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, यह सब गांधी जी के द्वारा खुद का आंदोलन। गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन ये गांधी जी के द्वारा खुद का किया हुआ आंदोलन, खेड़ा, सॉरी बारदोली नहीं, खेड़ा, बारदोली से जुड़ा हुआ नाम कहिएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये कृषक आंदोलन, चंपारण भी कृषक आंदोलन, खेड़ा भी कृषक आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन मिल आंदोलन था। मिल मतलब टेक्सटाइल मिल जो था उसके प्रबंधक और वर्कर के बीच में, प्रबंधन और वर्कर के बीच में, मालिक और कर्मियों के बीच में यह आंदोलन, मतलब हड़ताल था। और उसको समाप्त कराने के लिए जो आंदोलन चला वो गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी ने यहां पर ही भूख हड़ताल किया था। तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम लोग का क्वेश्चन होगा 16 नंबर। द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ये प्रणब मुखर्जी, ये श्री प्रणब मुखर्जी जी की ये पुस्तक है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे। तो द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन है इनमें से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? देखिए पहला तो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल ही नहीं था। खैर, तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो वो लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी है। क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो कर्नवालिस नहीं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर लंदन में महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर हुआ। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ। मैं पिछले डिस्कशन में भी बताया था कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो पीरियड रहा है यहां पर वो 1772 से 1774 एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल और 1774 से 1785 एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका पीरियड रहा 1772 से 1774 गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। और 1774 से 1785 तक इसका पीरियड रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स का। और वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था लंदन में, ब्रिटेन में। किस बात के लिए? तो नंद कुमार के फांसी देने के मामले में, नंद कुमार को फांसी देने के मामले में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था। अब यहां पर जो और भी ऑप्शन है उस पर देखिए। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर आप कहिए। लॉर्ड क्लाइव का काल हुआ 1757 से
1760, 1757 से 1757 से 60, ये लॉर्ड क्लाइव। और इसके समय की सबसे बड़ी बात 1757 से प्लासी युद्ध के बाद जो भारतीय इतिहास में बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आता है, वहां से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जीत दिलाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। और फिर कर्नवालिस की बात आती है, तो कर्नवालिस को खास करके याद रखोगे इस बात के लिए कि भारत में सिविल सर्विस का इसको जनक कहा जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस को। और इसका पीरियड 1786 से 1786 से 93, 1786 से 1786 से 93। और एक चीज और, ये एक बार और आया था 1805 में भी ये आया था कुछ समय के लिए। तो लॉर्ड कर्नवालिस, और कर्नवालिस को सिविल भारत में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को आप याद रखोगे, इसका पीरियड हो गया 1798 से 1805, और उसी के बाद कर्नवालिस आया था कुछ दिन के लिए। ये 1798 से 1805, 1798 से 1805। देखिए, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि आपके दिमाग में भी जाए कि जो गवर्नर जनरल गवर्नर्स रहे हैं उनका पीरियड और उनसे संबंधित कार्य याद रखिए। तो लॉर्ड क्लाइव को याद रखो प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में जीत दिलाने के लिए। लॉर्ड कर्नवालिस को याद रखो भारत में, खास करके भारत में सिविल सर्विस स्टार्ट करने के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली को याद रखोगे, एक बार नहीं 50 बार ये क्वेश्चन पूछा है, सहायक संधि शुरू करना। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, यानी देशी रियासतों के साथ किस तरह से संधि करके रियासतों को ब्रिटिश व्यवस्था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ बांध लेती थी, तो वो सहायक संधि। तो लॉर्ड वेलेस्ली को याद रखा जाता है सब्सिडरी अलायंस के लिए, सहायक संधि के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली को याद रखा जाता है सहायक संधि। ये क्वेश्चन सहायक संधि क्या, अगर बहुत भी नहीं समझ में आ रहा तो अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा या उसका श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। कर्नवालिस सिविल सर्विस, लॉर्ड क्लाइव प्लासी युद्ध, और वारेन हेस्टिंग्स की बात हो रही थी। और महाभियोग किस गवर्नर पर जनरल पर चला, तो वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का पीरियड 1772 से 74 और फिर 74 से 85, लेकिन 72 से 74 ये बंगाल के गवर्नर के रूप में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे होना चाहिए। ओंग जनजाति के लोग निवास करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, दादर नगर हवेली में, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। कहां, तो ओंग जनजाति के लोग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ओंग जनजाति, ओंग ट्राइब के लोग कहां मिलते हैं, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ओंग एक ट्राइब है, तो उस जनजाति है, उस जनजाति के लोग कहां निवास करते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां, ये आप समझ रहे हो, तो उन यानी बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर मिलने वाली एक जनजाति है ओंग जनजाति। तो ओंग जनजाति के लोग कहां निवास करते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि पृथ्वी के, ये तो साइंस का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? देखिए ये आपका एक तरह से करंट का क्वेश्चन ही रहा। ये राजस्थान से इस बार जो वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह 2019 में राज्यसभा में किस राज्य से निर्वाचित होकर के आए हैं? तो ये आंसर है राजस्थान से। इसके पहले वो एक लंबे समय तक असम से निर्वाचित होते थे। असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा में लोग निर्वाचित किसके द्वारा होता है? ये अगर बात हो जाए तो संबंधित जिस राज्य में से के सीट से आ रहे हैं तो संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्य उसके लिए वोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाए। क्वेश्चन फिर हम लोग का नेक्स्ट लगातार उसके बाद 24वां क्वेश्चन होगा। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? समाहर्ता, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक, सनिधाता। देखो ये जो है ना, अलग अलग आप बुक में जाओगे थोड़ा कंफ्यूजन इसमें मिलता है हमेशा, यानी लिखा रहेगा सब वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित ये पोस्ट को दिखाया जाता है, लेकिन कौन क्या था एग्जैक्ट, किसका क्या पोर्टफोलियो था एग्जैक्ट, ये थोड़ा मिलता भी सही ढंग से नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो यहां पर क्वेश्चन है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता है? मौर्य काल के प्रशासन में कोषाध्यक्ष पद को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन ऐसे हमारा है, आप याद रखोगे सनिधाता, शनिधाता कहा जाता था। रूपदर्शक भी कुछ उस तरह से वित्त से संबंधित है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही संबंधित है। रूपदर्शक जो था वो सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था, एग्जामिनर होता था सिक्कों की शुद्धता का, सिक्कों की शुद्धता का जांच करता था, जांच करता था। कहीं कहीं टकसाल का अधिकारी दे देता है, लेकिन ये सिक्कों की शुद्धता जांचने वाला जो पद था उसको रूपदर्शक करते थे। लक्षणाध्यक्ष के बारे में भी, ये भी वित्त से रिलेटेड है, और लक्षणाध्यक्ष के बारे में कहीं कहीं तो इसको कोषाध्यक्ष के रूप में भी दिखा देता है। लक्षणाध्यक्ष के बारे में यह है कि जो मौद्रिक नीति थी, मौद्रिक, जैसे आज हमारे यहां मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति कौन जारी करेगा? मौद्रिक नीति जारी करेगा कौन? तो मौद्रिक नीति जारी करने का अधिकार होता है सेंट्रल बैंक को, केंद्रीय बैंक को, देश के केंद्रीय बैंक को, और हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। उस तरह से तो मौद्रिक नीति यानी वॉल्यूम ऑफ जो सिक्का होगा कितना जाना चाहिए, कितना टैक्स उसका बनाया जाए, कितना सिक्का ढाला जाए, ये सब बात शायद लक्षणाध्यक्ष करता था। बहुत स्पष्ट किसी भी रेफरेंस में नहीं है, फिर भी तो मौद्रिक नीति से संबंधित बात लक्षणाध्यक्ष का लगता है। समाहर्ता जो था वो कलेक्टर, तो राजस्व, खास करके भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू का सबसे बड़ा कलेक्टर था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो जैसे अभी भी कलेक्टर, हमारा कलेक्टर, तो जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, जिला दंडाधिकारी जो बोलते हैं, वो जिला दंडाधिकारी भी होता है और कलेक्टर भी होता है। तो एज ए कलेक्टर डीएम इज हेड ऑफ लैंड रेवेन्यू इन डिस्ट्रिक्ट, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का हेड होता है। ठीक इसी तरह का, और आज भी समाहर्ता हम लोग बोलते हैं, समाहरणालय, कलेक्ट्रेट को समाहरणालय बोला जाता है। तो समाहर्ता तो मौर्य काल में समाहर्ता क्या होता था? तो भू राजस्व अधिकारी होता था, भू राजस्व अधिकारी, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, समाहर्ता,
लक्षणाध्यक्ष मौद्रिक नीति का अधिकारी, शनिधाता कोषाध्यक्ष, रूपदर्शक सिक्कों की शुद्धता जांचने वाला अधिकारी, एग्जामिनर होता था सिक्कों की शुद्धता का, ठीक है। एग्जामिनर किसका होता, प्योरिटी, किस चीज का एग्जामिनर होता था, तो क्वाइन प्योरिटी को एग्जामिन करने वाला ऑफिसर होता था रूपदर्शक। क्वेश्चन हमारा है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, शनिधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग आना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यह हम लोग को देखना है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, अभी हमने आपको वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बताया था, और पिट्स इंडिया एक्ट कब का, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के काल का पिट्स इंडिया एक्ट, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था, तो 48 से 56, और उसके बाद ही आपका सैन्य जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, उस समय केनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, केनिंग, और फर्स्ट वायसराय भी केनिंग हुआ, ये याद रखिएगा। 58 में वायसराय का पद आया तो केनिंग, तो लास्ट गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के पहले लॉर्ड केनिंग, और फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 48 से 56, और लॉर्ड डलहौजी देसी रियासतों को या जो भी उसके साथ सहायक से बंधे थे उन्हें भी किसी न किसी तरह से बहाना करके डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन को बढ़ाया, यानी सीधे ब्रिटिश अधीन शासन क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया, और उसकी इस नीति को राज्य हड़प की नीति कहा गया, जो अवध पर या झांसी पर बहुत सा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति, राज्य हड़प की नीति किसकी, डलहौजी की। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय, वारेन हेस्टिंग्स। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहां दिया हुआ है कर्जन। इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। यहां है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन का है, जो गलत है, कर्जन का नहीं लीटन का होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसका है, किसके समय का है, लॉर्ड लीटन का है, लॉर्ड लीटन का। और इसलिए ये जो है सुमेलित नहीं है, कर्जन के जगह पर लीटन होना चाहिए, लीटन, लॉर्ड लीटन, लीटन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन से संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन से संबंधित है। और लीटन का कार्यकाल था 1876 से 80। 1876 से, देखो बाबू ये सब एकदम याद रखना, तभी जाके क्वेश्चन पकड़ में आएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस तो पड़ता है, लेकिन आप याद रखोगे और सबका कार्य, तभी आप क्वेश्चन को एंजॉय कर पाओगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसका है, लीटन का, लॉर्ड लीटन का, लीटन के द्वारा। और इसका कार्यकाल था 1876 से 80, जबकि ये जो एक्ट है ये 1878 का है, 1878 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, हमने बता दिया। पिट्स इंडिया एक्ट क्या, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसी में सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो साहब डलहौजी की वो नीति थी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा रियासतों को डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन में मिला ले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, किसका था, लीटन का। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो भारतीय जो भी पत्र पत्रिका, भारतीय जो प्रेस थे, उन पर ये एक तरह से सेंसर लगाया कि साहब जो भी भारतीय पत्र पत्रिका छपेंगे उसमें क्या छप रहा है, क्या है, पहले ये आपको पूरी तरह से सरकार को अवगत कराना होगा, यानी सेंसर लगाया। तो इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन का। इल्बर्ट बिल किसका हुआ? लॉर्ड रिपन का। तो इसमें है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लीटन का है और दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, तो ये सुमेलित नहीं है। लीटन का कार्यकाल 1876 से 80 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 25 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहां स्थापित किया गया है? पेरिस, संघाई, गुरुग्राम, नई दिल्ली। तो ये गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहां स्थापित किया गया है? इसकी घोषणा हुई थी कि स्थापित किया जाएगा भारत में, और उसको गुरुग्राम हरियाणा में जो पड़ेगा, जिसको गुड़गांव कहते हो, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहां स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन हम लोग का है। और सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 32, 35, 36। अच्छा 32 तो यही था, 35 फिर आएगा और फिर 36। सुशासन दिवस 25 दिसंबर और पॉस्को एक्ट से तात्पर्य, पॉस्को एक्ट से क्या तात्पर्य है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रिवेंशन नहीं प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो ये आपका सी हो जाएगा। पॉस्को एक एक्ट है जो बच्चों के हित में है, बच्चों के साथ जो जुल्म होता है, सेक्सुअल जो हरासमेंट अगर होता है तो उसको रोकने के लिए, उसके रोकने के लिए, और जो अपराधी है उसको कड़ा से कड़ा दंड देने के लिए ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक एक्ट हमारा है। तो पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। यहां पर एक इंफॉर्मेशन कि पॉस्को एक्ट कब से लागू हुआ, तो 2012 से ये पॉस्को एक्ट लगा है। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का 36 नंबर। इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का नाम क्या है? इसरो के द्वारा एक ही भेजे जाने वाला जो सोलर मिशन है उसका नाम क्या है? तो ये आदित्य L1 है, आदित्य L1 है, और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है आदित्य L1। तो इसरो
इसरो द्वारा भेजे जाने वाला हमारा जो अंतरिक्ष जो संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा सोलर मिशन, जो सोलर मिशन चला उसका नाम क्या है? तो आदित्य L1। और सूर्य के ऊपर कोई मिशन, ये पहला मिशन है। तो इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाएगा। और ये प्रथम मिशन है जो भारत द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, और भारत की ओर से सूर्य के अध्ययन के लिए ऐसा एक सबसे पहला मिशन है। तो इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। तो आंसर हम लोग का ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जीके का नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो 36 नंबर पर जो क्वेश्चन था, इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। ये सेट 6 के जीके का अंतिम क्वेश्चन था। सेट 6 के जीके का ये अंतिम क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद हम लोग फिर नए सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। विकास जी।